43 साल की बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। 43 साल का बीजेपी का सफ़र क्या रहा, न जाने कितनी ऐसी कहानियाँ हैं, जो आप जानते होंगे, कई कहानियाँ ऐसी होंगी, जो शायद आपके सामने पहली बार आएँगी। नमस्ते, मैं राशिद। बीजेपी के बारे में जानना, बीजेपी को अंदर खाने समझना, बीजेपी के इतिहास को जानना, मेरे लिए, आपके लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज की तारीख में देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बीजेपी का सफ़र शुरू कैसे हुआ? बीजेपी का सफ़र जो है शुरू होता है जनसंघ से। ये भगवा सफ़र, जनसंघ, फिर उसके बाद 1980 में 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना और तब से लेकर के अभी तक 2 से 3 लोकसभा सीटें, जनसंघ के टाइम में 3 लोकसभा सीटें, बीजेपी का पहला चुनाव 1984 में 2 लोकसभा सीटें और उसके बाद 2019 में 303 लोकसभा सीटों के साथ में प्रचंड बहुमत। ये है भारतीय जनता पार्टी। अब आपको पीछे लेकर के चलता हूं मैं कि बीजेपी का सफर सिर्फ 43 साल का नहीं है। अगर आप जनसंघ से लेकर के देखते हैं ना, तो ये सफर माफ कीजिएगा, लगभग 72 साल का है बीजेपी का। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में जनसंघ की स्थापना हुई। 1951 यानी जब देश में पहला चुनाव हुआ, उससे ठीक 1 साल पहले बीजेपी का गठन हालांकि 6 अप्रैल 1980 को हुआ, लेकिन 21 अक्टूबर 1951 की जो कहानी है ना, ये शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाली बुनियाद की कहानी है। जनसंघ की बुनियाद रखी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू की सरकार में, आज़ादी के बाद जो पहली सरकार बनी कांग्रेस के नेतृत्व में, जब जवाहरलाल नेहरू पीएम बने तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस की उसी सरकार में मंत्री हुआ करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने 19 अप्रैल 1950 को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया, ये आप समझें। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लाखों लोगों का पलायन हुआ और उसके बाद फिर भारत और पाकिस्तान दोनों को ही ये लगा कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने किया भी, भारत ने भी किया, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके साथ एक धड़े को ये लगता था कि ये मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है और एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान के रास्ते में ये एक बहुत बड़ा रोड़ा आगे आने वाले दिनों में अटका सकता है। लिहाजा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जवाहरलाल नेहरू से जो अपने रास्ते हैं बिल्कुल अलग कर लिए। उसके बाद फिर जैसा मैंने बताया 19 अप्रैल 1950 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दे दिया इस्तीफा। फिर बनाई जनसंघ। इसके पीछे नेहरू लियाकत पैक्ट। नेहरू लियाकत पैक्ट वही है जहां पर भारत ने ये मान लिया था, प्रधानमंत्री तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाएगा। नेहरू लियाकत पैक्ट से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत ज्यादा नाराज थे। एक और वजह है, महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लग गया था प्रतिबंध और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यह लगता था कि जब तक कांग्रेस में रहेंगे तब तक न तो बैकडोर से, न ही पर्दे के पीछे रह करके आरएसएस को सपोर्ट कर पाएंगे और न ही राष्ट्रवाद के लिए कुछ कर पाएंगे। नेहरू लियाकत पैक्ट भी एक बड़ा रोड़ा बन चुका था। उसके बाद देश की राजनीति में कांग्रेस के विकल्प की जरूरत महसूस होने लगी। संघ से जुड़े लोगों को भी सियासी मंच पर अपनी बात कहने की जरूरत आने लगी। उसके बाद फिर जनसंघ की शुरुआत हुई। नेहरू सरकार से इस्तीफा दिया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उस वक्त के सर संघ चालक गुरु गोलवलकर के साथ में मुलाकात हुई। फिर भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को, यानी आज से लगभग 72 साल पहले की गई। जनसंघ के संस्थापक दिल्ली में एक बहुत ही छोटा सा ऑफिस बनाया गया। इसके संस्थापक में थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय। उस जमाने में जनसंघ का जो चुनाव चिन्ह था वो दीपक और झंडा जो भगवा रंग का था वो रखा गया था। लेकिन बाद में फिर और कहानी किस किस तरह से बदली ये मैं आपको बताता हूं। जनसंघ का जो पहला चुनाव था ना, ये 1952 का पहला चुनाव था। 94 सीटों पर जनसंघ ने अपने उम्मीदवार उतारे और 3 सांसद जीत करके आए, जिनमें से 2 पश्चिम बंगाल के थे और एक राजस्थान के। कोलकाता साउथ ईस्ट सीट से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीते। मिदनापुर झारखंड सीट से दुर्गाचरण बैनर्जी जीते। राजस्थान की चित्तौड़ सीट से उमाशंकर द्विवेदी जीते। और जनसंघ के मुद्दे में देश में समान नागरिक संहिता, गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध और जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा था। उसके बाद फिर डॉक्टर मुखर्जी ने, दीनदयाल उपाध्याय, दोनों ने ही एक निशान दो विधान नहीं चलेगा इस पर काम करना शुरू किया
1953 में जनसंघ ने पहला बड़ा अभियान जम्मू कश्मीर में चलाया। ये वो जमाना था जब जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर सूबे को जो संभालता था वो प्रधानमंत्री कहा जाता था। डॉक्टर मुखर्जी इसे देश की एकता में बहुत बाधक पॉलिसी के तौर पर देखते थे। 8 मई 1953 को डॉक्टर मुखर्जी ने, उस जमाने में जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट की जरूरत होती थी। 8 मई 1953 को डॉक्टर मुखर्जी ने बिना परमिट जम्मू कश्मीर की यात्रा शुरू की। जम्मू में डॉक्टर मुखर्जी को वहां की शेख अब्दुल्ला सरकार थी। 11 मई को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के 40 दिन के बाद 23 जून 1953 को खबर आई कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया। निधन कैसे हुआ, क्यों हुआ, किन हालात में हुआ, आज भी ये सस्पेंस बना हुआ है। जनसंघ का लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बढ़ता चला गया। 1952 में 3 सीट, 1957 में 4 सीट, 1962 में 14, 1967 में 35, 1971 में 22 सीट मिली। जनसंघ धीरे धीरे बढ़ता चला गया। वो चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता हो, मौली चंद्र शर्मा, प्रेमनाथ डोगरा, आचार्य देव प्रसाद घोष, पीताम्बर दास से लेकर के फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी तक। अब आपको एक कहानी और बताता हूं, जनसंघ से जनता पार्टी बनने की कहानी। जनसंघ की सियासत में टर्निंग पॉइंट आया 1975 में। इंदिरा गांधी ने तब इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा कर दी। जनसंघ के लोगों ने विरोध किया, कई नेताओं को जेल जाना पड़ा और 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म किया तो देश में आम चुनाव की प्रक्रिया हुई शुरू। विपक्षी दलों में वैचारिक मतभेद थे, कई दल एक साथ में आ गए। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी का गठन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल, कांग्रेस ओ और जनसंघ को मिलाकर के किया गया। 1977 के चुनाव में जनसंघ से आए नेताओं को अच्छी खासी कामयाबी मिली। मोरारजी देसाई पीएम बने, लेकिन जनता पार्टी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने तो लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री। जनता पार्टी हालांकि शुरू से ही कई धड़ों में बटी, जिनमें से एक धड़ा था मोरारजी देसाई का, एक था चौधरी चरण सिंह का, एक था राजनारायण का और तीसरा एक था बाबू जगजीवन राम का। समाजवादियों ने जनसंघ से आए नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। 1978 में फिर वक्त आया जब समाजवादी नेता मधु लिमये ने दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया और यह कहा कि आप जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों के साथ में जुड़े नहीं रह सकते। उसके बाद फिर जनसंघ ने किनारा करना शुरू किया। फिर बारी आती है साल 1980 की। लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को चूंकि करारी हार का मुंह 1980 में देखना पड़ा, इसके बाद जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि जनता पार्टी के नेताओं का आरएसएस से जुड़ाव रखना प्रतिबंधित किया जाता है। फिर 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। उसके बाद फिर फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक बड़ी पार्टी का ऐलान हुआ। संस्थापक सदस्य में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, नानाजी देशमुख, KR मलकानी, सिकंदर बख्त, विजय मल्होत्रा, विजय राजे सिंधिया, भैरव सिंह, शांता कुमार और जगन्नाथ राव ये संस्थापक सदस्यों में थे। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा गया। कमल को चुनाव चिन्ह इसलिए माना गया क्योंकि क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के वक्त में इसी कमल का इस्तेमाल किया था। लेकिन 1984 में लोकसभा चुनाव में उतरी पार्टी, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या से तब उस जमाने में कांग्रेस के लिए सहानुभूति की लहर थी और भारतीय जनता पार्टी से 2 सीट जुट पाई। गुजरात के मेहसाणा से AK पटेल जीते, आंध्र प्रदेश के हनमकोंडा सीट से C जंगारेड्डी जीते। लेकिन फिर आया एक और टर्निंग पॉइंट। 1986 में आडवाणी बने राष्ट्रीय अध्यक्छ बीजेपी के। 1989 आते आते राजीव गांधी सरकार बोफोर्स घोटाले से घिर चुकी थी। वहीं बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडा पर आगे बढ़ चुकी थी। 1989 में पालमपुर अधिवेशन हुआ। बीजेपी ने पहली बार राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए आंदोलन की शुरुआत की। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त तरीके से लाभ मिला और फिर बीजेपी 2 सीटों से 85 सांसदों वाली पार्टी बनी। फिर आया अटल और आडवाणी का युग। राम मंदिर का मुद्दा उठा। राम मंदिर को लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी ने उसके बाद फिर एक साथ 3 राज्यों की सरकार जब बनी, तब फिर उसके बाद रथ यात्रा की शुरुआत की। रथ यात्रा को फिर बिहार में रोका गया। तब से लेकर के आज तक 303 सीटें। साल 2019 अपने आप में एक कहानी है, अपने आप में एक इतिहास है। नमस्ते।